तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स। बेटा क्या पढ़ना है हमको? वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत आसान है। हमारे पास सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला है फैक्टराइजेशन और दूसरा है आपका फार्मूला। बट जो क्वेश्चन आता है बेटा वो जनरली आपका वर्ड प्रॉब्लम से आता है। और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना इसलिए मुश्किल होता है बेटा क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। दैट मीन जितना आज तक आपने मैथ्स में पढ़ा है वो सारा लग जाता है, तो इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चा आपके लिए। तो मैं हर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में, जिससे आप आराम से सिंपली ये सारे क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 122। तो बेटा ये नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। यहाँ नंबर्स में कुछ दिया रहता है, कई टाइप के नंबर्स भी होंगे। तो क्वेश्चन है कि फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर फाइंड करिए जिनका सम 27 है एंड प्रोडक्ट 182 है। ठीक है, तो बेटा पहले आप दो नंबर सपोज कर लीजिए कि लेट वन नंबर, फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, पहले बेटा आप सपोज कर लीजिए कि दो नंबर हैं, एक एक्स हो गया दूसरा वाई हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम इनका कितना दिया है 27, तो एक्स प्लस वाई इनका सम हो गया 27। और दूसरा कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट इक्वल टू 182 और एक्स और वाई का प्रोडक्ट कर लीजिए तो ये हो गया हमारा 182। अब बेटा दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बेटा, और इसी से हमको फाइंड करना है आपका एक्स की वैल्यू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ दो वेरिएबल दिख रहे हैं। अब इसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम वन इक्वेशन 1 से देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27 है ना। तो फ्रॉम 1 हम क्या करते हैं, y निकाल लेते हैं। तो y आ जाएगा आपका 27 माइनस एक्स, और ये आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। तो पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में y की जगह पे 27 माइनस एक्स। ठीक है बच्चा, अब ये पुट कर दिया तो x का मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इंटू 27 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, अब सबको एक साइड लेते आते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है ना, तो इस साइड लाइए। एक्स स्क्वायर जब माइनस में हो तो उसको राइट साइड लाइए, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमको प्लस में चाहिए होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसलिए उसको राइट साइड लेते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड लाते हैं तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 27x इधर आएगा माइनस 27x हो जाएगा, और 182 यहाँ पहले से है। ठीक, अब हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके हम इसका आंसर लेते आएंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं बेटा, 182 का फैक्टर कर लेते हैं हम, और 182 से हम 27 लाएंगे। तो 182 का फैक्टर करिए आप, तो 182 2 से कटेगा, 2 9 जा 2 1 जा, फिर 7 से कटेगा 13 टाइम्स में, फिर 13 से। तो फैक्टर आ गया 2 इंटू 7 इंटू 13। तो 182 का फैक्टर क्या क्या आ गया बेटा, हमारा आ गया 2 7 13। अब इनसे दो नंबर्स बनाना है हमको, और उनका सम 27 आना चाहिए। कैसे पता, क्योंकि 182 लिखा हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए 7 2 जा 14, ये 14 हो गया और ये 13। ऐड करने पे 14 प्लस 13 कितना आता है बेटा, 14 प्लस 13 27 होगा ना। तो ये देखिए हो गया। अब 27 की प्लेस पे हम लिख लेते हैं 14 प्लस 13, और ये एक्स है बगल में, इधर हो गया एक्स स्क्वायर। अब बेटा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, और यहाँ पहले वाले में x कॉमन ले लिया तो x माइनस 14, दूसरे वाले में 13 कॉमन ले लिया तो x माइनस 14,
तो बेटा ये फैक्टर हो गया, यहाँ पे फैक्टर कितना आ जा रहा है, फैक्टर आ गया आपका x माइनस 14 एंड x माइनस 13। तो हमारी दो वैल्यू जाएंगी x की, एक 13 आएगा एक 14 आएगा, और उससे रिलेटेड आपका y भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोगों का एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मैंने एक लिखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, इज 528 मीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है बेटा कि लेंथ ऑफ द प्लॉट जो है वो वन मोर है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, वन मोर का मतलब होता है बेटा वन ऐड करना है, और किससे वन मोर है, ट्वाइस ऑफ द लेंथ, सॉरी ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, तो 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ, उसमें वन मोर कर दिया तो आपका बन गया लेंथ। तो एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम में बेटा आपको क्या दिया रहेगा, लेंथ और ब्रेथ में कुछ रिलेशन दिया रहेगा। अगर वो रेक्टेंगल का है, अगर वो दूसरे फिगर का है तो उसका अलग फार्मूला होता है। तो आप एरिया रेक्टेंगल का जानते हैं ना, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आपको पता है। तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एरिया, उसने एरिया दे दिया है आपको। ठीक है, हम लोग क्या क्या लिख लेते हैं जब भी बेटा कोई क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। तो गिवन में सबसे पहले आपने लिख लिया कि एरिया हमको दिया हुआ है, एरिया 528 है। दूसरा लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन दिया हुआ है कि लेंथ जो है प्लॉट का वो ब्रेथ के ट्वाइस से क्या है, वन ज़्यादा है। ठीक है, आपको दिया है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से वन ज़्यादा है, ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, और आपको एक और चीज़ आनी चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आना चाहिए। वो अभी हमने लिखा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप इसमें सपोज कर लीजिए ब्रेथ या लेंथ किसी एक को आप एक्स सपोज कर लीजिए। तो सपोज कर लिया है कि लेट द ब्रेथ बी एक्स। मान लिया हमने कि ब्रेथ कितना है आपका, कि लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स। ठीक है, सपोज कर लिया। अब ब्रेथ आपने सपोज कर लिया तो देखिए बेटा यहाँ लिखा हुआ है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से वन ज़्यादा है, तो लेंथ हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, दैट मीन्स लेंथ हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, अब लेंथ भी निकल गया, ब्रेथ भी अपने को पता है। अब हमको करना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू फार्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और एरिया लेंथ हम पुट कर देंगे यहाँ पे, लेंथ है 2x प्लस 1, ब्रेथ हमारा क्या है x है, और एरिया हमको पता है कितना 528। तो ये आपका एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम सिंपल वाला सॉल्व हो गया। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x, और ये 528 को इधर लेते आइए तो माइनस 528, ये हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम जो आएंगे उसमें आपको मेनली क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आप वहाँ पे अगर सोल्यूशन नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये इक्वेशन जरूर फॉर्म कर दें। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देंगे, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आप सॉल्व करिए, नहीं मिलता तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, बट इसमें इक्वेशन बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें ये 90 होता है, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अब एल्टीट्यूड ये साइड हो जाएगी, परपेंडिकुलर जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्टीट्यूड, और बाकी ये जो बच गया इसको बेस। तो कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड का जो आपका क्या, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है, दैट मीन्स ये वाली साइड, ये बेस से कितनी है, 7 सेंटीमीटर लेस है।
तो क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे आप सपोज कर लो कि क्या सपोज कर लीजिए कि लेट बेस, मान लीजिए कि बेस कितना है, लेट बेस सपोज कर लेते हैं हम कितना, x। मान लेते हैं कि लेट बेस बी x। आप बेस को x सपोज कर लो, बेस x हो गया, बेस क्या हो गया हमारा, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हाइपोटेन्यूस लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस है। तो लेंथ जो है वो बेस -7 है, तो बेस x है, तो लेंथ हो गया आपका x -7। ठीक है, तो हमारे पास देखिए हमको ब्रेथ निकल गया, बेस निकल गया, एंड लेंथ दैट मीन्स एल्टीट्यूड, जिसको एल्टीट्यूड बोलिए। तो एल्टीट्यूड हमको निकल गया, एल्टीट्यूड निकाल लिया हमने x -7, हमने बेस निकाल लिया। अब आगे भी कंडीशन दी हुई है बेटा, इसमें आगे दिया हुआ है कि इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेनियस इसमें 13 सेंटीमीटर गिवन है आपको। बेटा आगे गिवन है हमको हाइपोटेनियस, गिवन है कि हाइपोटेनियस कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेते हैं, क्योंकि हमको बेस पता है, बेस x है, हमको दूसरा वाला साइड x -7 पता है। अब उसके बाद हाइपोटेनियस भी हमको उसने दे दिया 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर डायरेक्टली लगाते हैं बेटा। हाइपोटेनियस कितना दिया है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू आपका एल्टीट्यूड x -7 स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड एक ही चीज़ होती है बेटा। ये फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब इससे होगा क्या, 13 का स्क्वायर कितना आएगा, 169। इसका स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा फार्मूला, x -7 हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, ये लग गया यहाँ पे, और ये प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा ना। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड कर लेंगे तो वेट बेटा, अब देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 169 को इधर लेते आएंगे अभी बाद में, तो प्लस 49 माइनस 169। अब 169 में से 49 निकाला तो कितना आएगा, तो 49 निकालना है 169 में से, 990 6 माइनस दिस 120 आएगा बेटा। तो ये आ गया 120, ये है 14x, ये है 2x स्क्वायर। तो ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। तो ये भी एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम था, सिंपल ट्रायंगल का। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे। दो टाइप का कर लिया हमने, एरिया का दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम आते हैं जिसमें फ्रैक्शन पे हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम दे देता है और हमको उसको क्या करना होता है, सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 more than its numerator. The denominator of the fraction is 3 more than its numerator. If 1 is added to the denominator, the fraction is decreased by 1/15. Find the fraction. मतलब एक फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर जो है, पहले कंडीशन नंबर 1 दी है कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 मोर है, 3 ज़्यादा है। तो हमारा एक फ्रैक्शन बेटा कैसे होता है, फ्रैक्शन आपका, फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन ऐसे ही होता है ना, जैसे 1/3, जैसे 1/3 फ्रैक्शन है आपका, तो इसमें ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एक फ्रैक्शन है यहाँ पे बताया क्वेश्चन ने कि द डिनोमिनेटर, देखिए कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, मतलब नीचे वाला ये
द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है, ये आपको दिया हुआ है, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कंडीशन पढ़ लेते हैं। कंडीशन लिख लिया हमने। अब यहाँ सपोज कर लीजिए, आप किसी को एक्स सपोज कर लीजिए, या न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को, किसी एक को आपको सपोज करना होगा जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो सपोज कर लिया, मान लीजिए हमने सपोज कर लिया लेट न्यूमरेटर कितना है, सपोज कर लेते हैं न्यूमरेटर बी एक्स। हमने मान लिया कि न्यूमरेटर एक्स है। जो हमारा फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला क्या है हमारा, एक्स है। तो ऊपर वाला हम एक्स ले लिए, इसको हमने एक्स मान लिया। तो डिनोमिनेटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में दिया है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 क्या है, ग्रेटर है ना, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा x + 3। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। हम सपोज करेंगे कि लेट न्यूमरेटर बी एक्स और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और कंडीशन हमको दी हुई है ये, कंडीशन दी हुई है ये, इस कंडीशन से हमारा फ्रैक्शन ये बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन बन गया आपका कितना, फ्रैक्शन हो गया हमारा, फ्रैक्शन हो गया x अपॉन x + 3, ये फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इसको यहाँ लिख लिया x अपॉन x + 3, ये आपका फ्रैक्शन है। ठीक, ये फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन में आगे कंडीशन दी है। पहले तो इसने यहाँ तक लिखा कि क्या, द डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 1 ग्रेटर है। ये एक लाइन कंप्लीट हो गई, ये हो गया, इसको हटा देता हूँ मैं। अब देखिए, अब नीचे आइए, नीचे क्या लिखा है, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अब कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, तो जो हमारा फ्रैक्शन है ये है x अपॉन x + 3। इसमें कह रहा है कि डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड कर दीजिए, तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है हमारा x अपॉन x + 3, और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दीजिए। ये डिनोमिनेटर लिखा है ना, डिनोमिनेटर में इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, तो नीचे वाले में आप क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो ये फ्रैक्शन बन गया कितना आपका, बन गया x अपॉन x + 3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x अपॉन x + 4, ये आ गया। तो हो क्या रहा है कि जब ये हमने डिनोमिनेटर में 1 बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो जो फ्रैक्शन है वो कम हो जा रही है, फ्रैक्शन की वैल्यू घट जा रही है। क्योंकि जब भी कोई फ्रैक्शन हो, सपोज कर लीजिए 3/5 फ्रैक्शन है, और नीचे अगर हम इंक्रीज कर दें तो वो वैल्यू कम हो जाती है, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है हमारी, घट जाती है। तो यहाँ पे भी बताया इसने कि फ्रैक्शन जब इसमें हमने 1 इंक्रीज किया, मतलब पहले ये था 1 इंक्रीज किया तो ये बन गया, तो जो नया फ्रैक्शन आया ये वाला न्यू फ्रैक्शन, इसको हम न्यू फ्रैक्शन लिख लेते हैं, न्यू फ्रैक्शन। तो न्यू फ्रैक्शन जो है वो पुराने वाले फ्रैक्शन से कितना आपका कम है, ये 1/15 कम है। तो यहाँ पे कंडीशन ये दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ओल्ड फ्रैक्शन माइनस न्यू फ्रैक्शन, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा, 1/1/15 है आपका। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ओल्ड फ्रैक्शन देखिए वहाँ साइड में लिखा हुआ है, ये हमने लिखा हुआ है ना लेफ्ट साइड में, ये ओल्ड वाला फ्रैक्शन है, तो इसको लिख लेते हैं। ओल्ड फ्रैक्शन हो गया हमारा कितना, x अपॉन x + 3 माइनस न्यू फ्रैक्शन कितना है हमारा, x अपॉन x + 4, और इक्वल टू कितना गिवन है हमको, इक्वल टू गिवन है हमको 1/15। अब इसी को बेटा हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, बन जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करिए आप। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आप x कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर से x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 1/x + 3 माइनस 1/x + 4 इक्वल टू 1/15। ठीक है, अब इसके बाद एलसीएम फिर से होगा। ये एलसीएम का मेथड है एलसीएम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही सिंपल मेथड। होता क्या है कि इसके नीचे वाला जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा,
इसके नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई होगा और फिर नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए ये नीचे है, ये जा रहा है सीधे 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू एक्स प्लस 4 यही आएगा ना। 1 में कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। ठीक, फिर x प्लस 3 जाएगा, इस 1 में मल्टीप्लाई होगा, बीच में देखिए माइनस भी है, इसको पहले माइनस लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो x प्लस 3 इंटू 1 वही आएगा सेम, और नीचे भी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब ये माइनस है, ये ब्रैकेट खुलेगा, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स, और ये भी -3 हो जाएगा, दोनों जो प्लस हैं दोनों माइनस बन जाएंगे, x प्लस 4। नीचे देखिए, नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, फिर आपका क्या होगा 4 इंटू एक्स 4x, और फिर 4 इंटू 3 12। देखिए कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने, ऐसे किया, पहले x का मल्टीप्लाई x में, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x का मल्टीप्लाई 3 में, तो x इंटू 3 3x आ गया, इसका हो गया। अब दूसरे वाले पे आ जाइए, इसको छोड़िए, अब दूसरे वाले पे आइए, +4 को, +4 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 4 इंटू x में, तो 4x आ गया, फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 4 3 12 आ गया। ठीक है, मतलब दो मल्टीप्लाई होंगे तो 4 टर्म बनेगा, बनना है ना, ऐसे करेंगे आप तो एकदम सही आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए, अब ये -x और ये +x कट जाएगा, ये -x +x कैंसिल हो गया, ये 4 में से 3 निकला, कितना आ गया 1 आएगा ना, तो ये 1 हो गया आपका, और 1 और ये x है तो 1x हो गया, ये अपॉन नीचे देखिए, नीचे x स्क्वायर, अब ये 3x और 4x जो है हमारा ये ऐड हो जाएगा, तो 3 + 4 कितना हो गया, ये 7x, और इक्वल टू 1/15। सही है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन होगा, तो कैसे होगा, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। देखिए क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 15 जाएगा इधर, 15 इंटू एक्स 15x, और ये जाएगा इधर, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब इसको देखिए, 15x और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसको इधर लेते आइए, अब 15x को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15x, तो 7 में से 15 निकला, कितना आ गया -8, ये हो गया -8x प्लस 12, और ये एक्स स्क्वायर। अब फाइनली आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। A train travels 180 km at a uniform speed. If the speed had been 9 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो क्वेश्चन है हमारा कि एक ट्रेन है 180 किलोमीटर जा रही है। सपोज कर लीजिए ये यहाँ से A to B, ये प्लेस A है, ये प्लेस B है, और ये डिस्टेंस कितना है हमारा 180 किलोमीटर। तो वो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड सपोज कर लीजिए आप कि लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन bx किलोमीटर पर आवर। तो हमने मान लिया कि यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। अब होता क्या है कि किसी दिन वो अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, ट्रेन क्या करेगी, अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, तो उसको टाइम कब लगता है, तो पहले यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है ये निकाल लेते हैं। तो जब वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है 180 किलोमीटर, तो इस केस में टाइम लग जाएगा t1, तो ये हो जाएगा टाइम टेकन बाई ट्रेन। तो टाइम इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो T1 यहाँ से आ जाएगा, T1 इक्वल टू डिस्टेंस है हमारा 180 किलोमीटर अपॉन स्पीड हो गई x, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन दे रहा है कि अगर स्पीड को क्या कर दिया जाए, स्पीड को बढ़ा दिया जाए। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज इफ वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेन बाय 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? इफ वी इंक्रीज द स्पीड बाय 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब हम लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड अब हो जाएगी हमारी कितनी? x प्लस 9। पहले हमने स्पीड क्या सपोज किया था? x सपोज किया था, देखिए ये वाला x। अब हमने क्या किया? 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी, तो अब स्पीड हो गई x प्लस 9। इतना स्पीड हो गई इसकी, ठीक है। अभी भी हमको डिस्टेंस वही ट्रेवल करना है। डिस्टेंस अभी भी क्या है अपना? सेम है, 180 किलोमीटर ये जाना है हमको। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम निकालते हैं हम, T2 मान लेते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो 180 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारा और स्पीड है हमारी अब कितनी? अब है एक स्पीड x प्लस 9। ये नई स्पीड आ गई, नई टाइम में आ गई। अब हमको दिया क्या है कि ये जो टाइम है वो पुराने वाले टाइम से 1 आवर लेस है। क्वेश्चन में गिवन था इफ वी इंक्रीज द स्पीड बाय द 9 किलोमीटर पर आवर देन ट्रेन टेक 1 आवर लेस। तो 1 घंटा कम लेती है ना। तो कम लेने का क्या मतलब है कि पहले जो टाइम लेती थी, पहले कितना टाइम लेती थी? हमने स्टार्टिंग में निकाला था T1, हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था कि जब वो स्टार्टिंग में x स्पीड से चल रही थी, इस स्पीड से चल रही थी, तो टाइम लग रहा था कितना? टाइम लग रहा था 180 अपॉन x। अब उसने स्पीड बढ़ा लिया, तो जो नया टाइम लग रहा है वो कितना है? 180 अपॉन x प्लस 9। तो ये टाइम लेस है क्योंकि ये स्पीड ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये वाला टाइम कम है, ये वाला टाइम ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में जो दिया है कि वो दिया है T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 आवर। क्वेश्चन में जो दिया था आपका कि जब वो स्पीड बढ़ा लेगी तो टाइम क्या करेगा? 1 घंटा कम लगेगा ना। दैट मीन्स इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना दिया था? 1 आवर दिया था। तो T1 ज़्यादा टाइम है क्योंकि स्पीड कम थी, T2 कम टाइम है। जब स्पीड आप बढ़ा लेंगे टाइम कम लगेगा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो T1 की वैल्यू हो गई 180 अपॉन x माइनस T2 की वैल्यू हो गई 180 अपॉन x प्लस 9 इक्वल टू 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करना बहुत सिंपल है बेटा। 180 कॉमन ले लीजिए, 180 कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 9, ठीक। इसके बाद क्या करिए? इस 180 को यहाँ से यहाँ भेज दीजिए, इसके नीचे 1 के, तो ये आ जाएगा 1 के नीचे 1 अपॉन 180 हो जाएगा। इधर क्या करिए? एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बहुत आसान मेथड है। होता क्या है कि इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो आ गया x प्लस 9। x मल्टीप्लाई हुआ 1 में, तो ये हो गया माइनस एक्स, और नीचे ये मल्टीप्लाई हो गया इसमें, तो x इंटू एक्स प्लस 9। अब इसी को सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए बेटा, ये x कट जाएगा तो ऊपर 9 आ जाएगा, तो ऊपर इधर लिख देता हूँ मैं। ऊपर आ गया आपका 9 और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 9। नीचे है x इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 1 अपॉन 180। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 180 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 9। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x, और ये हो जाएगा आपका 18 9 जा 162, ठीक है। अब इसको इस साइड लेते आइए और सॉल्व कर दीजिए, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1620। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो ट्रेन की क्या होगी? यूजुअल स्पीड होगी, जो कि रेगुलर वो जिस स्पीड से चलती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा और x की वैल्यू आप इसकी फाइंड कर लीजिए, ठीक है।
तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है, इसकी स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर है। इसमें इन स्टिल वाटर में मतलब रुके हुए पानी में उसकी स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। ये किसमें है, स्टिल वाटर में है बेटा, स्टिल वाटर में, ठीक है। फिर कह रहा है कि टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब वो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 24 किलोमीटर। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। अप स्ट्रीम मीन्स होता है कि पानी के अपोजिट जाना। जैसे नदी में जो पानी बहती है वो सपोज कर लीजिए वो आ रही है आपकी इस साइड, वो आपके साइड आ रही है और आप उसके अपोजिट जा रहे हैं। दैट मीन्स वो अगर लेफ़्ट टू राइट आ रही है तो आप राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो अप स्ट्रीम मीन्स अपोजिट साइड जाना, पानी के अपोजिट चलना। जैसे आप हवा के अपोजिट कभी कभी चलते हैं। और फिर वो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें कह रहा है कि उसको 1 आवर ज़्यादा लगता है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने से, मतलब रिटर्न होने में 1 घंटे कम लगते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम माइनस डिस्टेंस, ये लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए, टाइम टेकन इन 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम माइनस टाइम टेकन टू ट्रेवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इन दोनों का जो डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको बेटा 1 आवर दिया है, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड क्या है, 18 मीटर पर आवर है। कब, जब स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर मीन्स कि पानी एकदम रुका हुआ है, एकदम पानी में थोड़ी भी वो नहीं है, स्पीड नहीं है, पानी एकदम स्टिल है। फिर कह रहा है कि 1 आवर इसको ज़्यादा लगता है अगर ये 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है डाउन स्ट्रीम जाने के। अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो उसमें 1 घंटे कम लगेंगे और अप स्ट्रीम जाने में इसको ज़्यादा लगता है। दैट मीन्स अगर अप स्ट्रीम जाने का जो टाइम है वो T1 है और डाउन स्ट्रीम जाने का सपोज के लिए टाइम अगर T2 है, तो अप स्ट्रीम का टाइम T1 माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम T2, इन दोनों का डिफरेंस 1 आवर गिवन है आपको, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशन बना लीजिए। ये अप स्ट्रीम के लिए टाइम है और ये आपका डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम है, ठीक है। तो ये इसमें गिवन है हमको कि उसको अप स्ट्रीम जाने में ज़्यादा समय लगेगा, जरूर लगेगा बेटा, क्योंकि इसलिए ज़्यादा लगेगा कि अप स्ट्रीम में आप अपोजिट जाते हैं। पानी इधर आ रही है सपोज कर लीजिए और आप उसके अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में आप उसके साथ जाते हैं, तो आपको वहाँ पे हमको फ़ायदा मिलता है। जब हम साथ में जाते हैं पानी के तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले किया है। इसमें करते क्या थे कि हम दोनों की स्पीड सपोज कर लेते थे। पहले करेंगे क्या, स्टेप 1 कि हम दोनों की स्पीड सपोज कर लेंगे। हमको बोट की स्पीड सपोज करनी होगी क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये यहाँ पे दे दिया है, तो स्टिल वाटर में आप सपोज कर लीजिए कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सही है बेटा, दिख रहा है ना। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमने सपोज कर लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि हमको पता करनी है, पानी की स्पीड स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप सपोज कर लीजिए कि जो पानी है, जो वाटर है, उसकी स्पीड क्या है हमारी, वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हमने वाटर की स्पीड सपोज कर ली x किलोमीटर पर आवर। अब जब सपोज कर लीजिए जब हम जाएंगे अप स्ट्रीम जाएंगे। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि पानी इधर चल रही है,
वाटर का डायरेक्शन सपोज कर लेते हैं ये है ऐसे, ये वाटर का डायरेक्शन है और हम जा रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट। तो वाटर इधर आ रही है तो वाटर की स्पीड क्या है, x है, और हम जा रहे हैं कितनी स्पीड से, 18 की स्पीड से। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी क्या बेटा, 18 माइनस एक्स, क्योंकि आपको उस पानी की स्पीड को ओवरकम करना होगा, पानी की स्पीड के अगेंस्ट जाना है। तो जब हम अगेंस्ट जाएंगे तो ये उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अपस्ट्रीम स्पीड सपोज कर लीजिए आप कितनी हो जाएगी, यहाँ डायग्राम बना के मैं दिखा रहा था आपको। तो अपस्ट्रीम स्पीड इसकी हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू 18 माइनस एक्स, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि आप उसके साथ जा रहे हैं, पानी के सपोर्ट से जा रहे हैं। तो जब पानी भी सपोज कर लिए इधर ही जा रही है, आप भी साथ में जा रहे हैं, तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी हमारी 18 प्लस एक्स, ठीक है। तो पहले हमको दो काम करना है, अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लेना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेना है, निकाल दिया। अब दोनों का टाइम निकालते हैं। डिस्टेंस हमको दे दिया है क्वेश्चन में दिया है कि वो पहले अप स्ट्रीम जा रहा है 18 किलोमीटर और फिर वापस हो रहा है डाउन स्ट्रीम, दोनों ही सेम है, सॉरी 24 किलोमीटर। वो 24 किलोमीटर जा रहा है पहले अप स्ट्रीम पानी के अगेंस्ट, और फिर 24 किलोमीटर रिटर्न हो रहा है विद द पानी वे स्पीड ऑफ वाटर। तो उस केस में उसको लग रहा है 1 घंटे कम, ठीक है। अब इसको निकालते हैं इसकी, अब हम लोग टाइम लगाते हैं, टाइम निकालते हैं, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन में जब वो जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम इक्वल टू, बेटा फार्मूला पता है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होती है ना। तो फार्मूला लगा लिया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, स्पीड है 18 माइनस एक्स। देख लीजिए ऊपर लिखा है ना, अप स्ट्रीम स्पीड यहाँ लिखा है कितना है आपका, 18 माइनस एक्स, ठीक है, सही है ना। तो ये हो गया टाइम हमारा, इसको T1 ले लीजिए। हमने अप स्ट्रीम टाइम को क्या ले लिया, T1 सपोज कर लिया, ठीक है। अब हम T2 निकाल लेते हैं। T2 क्या है, T2 है आपका डाउन स्ट्रीम टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है। तो T2 निकाल लेते हैं, T2, तो T2 इसका भी इधर आगे लिख लेंगे, या डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में टाइम, ठीक है, टाइम इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन T2, और T2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा, फार्मूला सेम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हो जाएगी 24, स्पीड हो जाएगी हमारी 18 प्लस एक्स, ठीक है। अब हमने बताया था ना कि डाउन स्ट्रीम में आपको सपोर्ट मिलता है तो ये टाइम कम होता है, और अप स्ट्रीम में हम अपोजिट जाते हैं तो टाइम ज़्यादा होता है। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया बेटा आपको कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए बेटा, तो क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए लिखा था कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू ट्रेवल 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मतलब उसको अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो अप स्ट्रीम वाला टाइम T1 माइनस डाउन स्ट्रीम वाला टाइम T2, और जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है आपका 1 आवर है ना। अब इसी फार्मूले में आप T1 T2 देखिए हमने निकाल लिया है, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो T1 कितना है बेटा, T1 कितना है आपका, T1 है हमारा 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। T2 है 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, और यहाँ पे 1 आवर। टाइम हमेशा यहाँ पे आर में होना चाहिए, टाइम की यूनिट आप देख लेंगे हमेशा क्वेश्चन में, अगर वो मिनट पे दिया होगा तो आप उसको चेंज कर लेंगे। अब यही इक्वेशन है जिसको सॉल्व करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर इतना भी कर लिया आपने तो आपको 70% मार्क मिल जाएंगे। अब ये बेटा सॉल्व हो जाएगा, बहुत टफ नहीं होता है ये। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 24 ऐसे कॉमन ले लेना होगा, 1 अपॉन 18 माइनस एक्स, और ये 1 अपॉन 18 प्लस एक्स। फिर आप एलसीएम लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपसे, ठीक है बेटा। तो आप इसको कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक अब इसके बाद आप बना लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चा, प्रॉब्लम पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क में क्या होता है, ये इनवर्स रिलेशन है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा, सपोज कर लेते हैं, हम आपको एग्जांपल समझाते हैं कि मान लीजिए ए एक आदमी है और ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मान लीजिए कि ए जो है कोई काम 10 दिन में करता है। ठीक है, तो ए अगर एक काम जो है 10 दिन में कर रहा है तो ए का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, एज 1 डे वर्क वो हो जाएगा आपका कितना, 1/10 पार्ट। मतलब अगर ए जो है 10 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में क्या करेगा, 1/10, मतलब उस काम का 10वां भाग कर देगा, वो कर देगा ना। सिमिलरली मान लीजिए बी है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सेम काम बी स्लो है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बीच 1 डे वर्क इक्वल टू 1/20। बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/20। अब ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, मान लीजिए हमको दोनों का पता करना है, ये दोनों साथ काम करने लगे, तो ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, ये कैसे पता चलेगा, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। हम करेंगे ए एज एंड ए प्लस बी लिख लेता हूँ मैं, ए एंड बी, ये हो गया इनका 1 डे वर्क, इन दोनों का कंबाइन 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, तो जब वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक दिन का काम निकाल लेते हैं, 1 घंटे का काम निकाल लेते हैं और फिर उसको ऐड करते हैं। नॉर्मली नहीं ऐड होता ये, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ऐसे ऐड होता है और फिर जो वैल्यू आती है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे यहाँ सॉल्व करेंगे आप तो ये आंसर आ जाएगा 20 नीचे और ऊपर हो जाएगा 2 + 1 3, ये 3/20 आ जाएगा। अब ये इन दोनों का एक दिन का काम है। अगर हमको पता करना है कि ए बी टोटल काम कितने दिन में करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे। हम लिखेंगे ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क और कंप्लीट द वर्क, फिनिश द वर्क, तो वो कितने दिन में करेंगे बेटा, तो जो हमने एक दिन का निकाला है उसी को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/3। तो एक दिन का काम 3/20 आया था, इसका मतलब इसका उल्टा कर दिया हमने, तो हमको टोटल पता चल गया कि ये दोनों मिलके 20/3 डेज में पूरा काम कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 54 आप RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 54 मैं कराता हूँ, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ये तो हमने टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझाया। अब 54 क्वेश्चन क्या है मैं रीड कर देता हूँ, आप देख लीजिए। लिखा है ए जो है ए टेक्स 10 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय बी। ए जो है वो बी से 10 दिन कम लेता है। ठीक है, मतलब ए और बी दो आदमी हैं, दोनों कोई एक ही काम करते हैं, लेकिन ए जो है फास्ट है, ए फास्ट है, वो बी से 10 दिन कम लेता है। तो आप सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि लेट बी टेक्स x डेज। हमने मान लिया कि बी पूरा काम करने में कितना दिन लगता है, बी ले लेता है x दिन, x डे लेता है बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है ए टाइम टेकन बाय ए इक्वल टू हो जाएगा आपका x - 10 डेज, क्योंकि बी ए जो है क्वेश्चन में लिखा है कि ए टेक्स 10 डेज लेस देन द बी। ठीक है, तो ये हमने पहले सपोज कर लिया कि ए जो है, हमने मान लिया कि ए जो है वो x डे में काम करेगा और बी जो है वो x - 10 डेज में करेगा। ये हमको पता चल गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे की कहानी ये है कि ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो दोनों 12 दिन में पूरा काम क्या करते हैं, आपका कंप्लीट कर देते हैं। तो हमको यहाँ आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है कि ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क
इन 12 डेज, ये हमको दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों साथ मिल के 12 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? तो हम इन दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो ए एंड बी, प्लस का मतलब एंड है, ए एंड बीज 1 डे वर्क, इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बेटा कितना? 1/12 हो जाएगा। क्योंकि अभी सिखाया था मैंने ना कि अगर आपको पूरा टाइम पता है तो आप एक दिन का काम निकाल सकते हैं। तो पूरा टाइम 12 दिन है, तो एक दिन में कितना काम निपटाया इसने? 1/12 पार्ट निपटाया। ठीक है, ये तो दूसरा साइड से हो गया। अब ये हम आगे सामने वाले साइड से आते हैं। हमने क्या सपोज कर लिया है? सपोज किया है कि ए जो है x डे में पूरा काम करता है, तो ए का एक दिन का काम निकालिए। तो ए का 1 डे वर्क हो जाएगा, एज 1 डे वर्क, ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/x। फिर हमने बी का सपोज किया है कि बी x माइनस 10 डे में करता है, तो बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? तो बीज 1 डे वर्क हो जाएगा 1/x माइनस 10। अब इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? तो दोनों के काम के लिए क्या करेंगे आप? दोनों को ऐड कर देंगे। ए और बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? ऊपर लिख देता हूं मैं। तो ए एंड बी बीज 1 डे वर्क, तो वो हो जाएगा हमारा, ये देखिए ए का कितना निकाला था 1/x, प्लस बी का निकाला था 1/x माइनस 10। तो ये ए और बी का 1 डे वर्क हो गया। और देखिए ए और बी का 1 डे वर्क एक जगह और लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दोनों सेम वर्क है, अलग अलग नहीं है। ये भी ए प्लस बी का 1 डे वर्क है। ये क्वेश्चन में दिया था कि ए और बी साथ में 12 दिन में करते हैं, तो हमको पता था कि भाई ए और बी 12 दिन में पूरा काम करते हैं। तो भाई एक दिन में दोनों कितना करेंगे? एक दिन में दोनों 1/12 करेंगे। फिर एक हम दूसरे तरीके से आ गए, अपने तरीके से। हमने मान लिया कि ए जो है वो, हमने मान लिया ए x दिन में करता है। वो क्वेश्चन में दिया था कि बी जो है वो आपका x माइनस 10 डेज में करता है। ये हमने सपोज कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है ऊपर लिखा है ए और बी का 1 डे का वर्क ये है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 डे का वर्क ये है। दोनों वर्क क्या हो जाएगा आपका? इक्वल हो जाएगा। दोनों को आप इक्वल पुट कर दीजिए, वहाँ से आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो दोनों को इक्वल पुट करें, तो हम ये दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं। 1/x प्लस x माइनस 10, और ये हो जाएगा 1/12। और इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व होगा? एलसीएम लेंगे, तो x माइनस 10 1 में मल्टीप्लाई होगा, फिर x 1 में मल्टीप्लाई होगा, और नीचे आपस दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ये हम एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, और नीचे वाले का आपस में मल्टीप्लाई, इक्वल टू 1/12। अब यहाँ से देखिए ऊपर आ जाएगा x 2x। ऊपर देखिए बेटा एडिशन है, मल्टीप्लाई नहीं ऊपर, और नीचे मल्टीप्लाई है लेकिन, तो नीचे x² हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10x, ठीक है। इसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 का मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये आ जाएगा 12 2 जा 24x माइनस 120 इक्वल टू, इसका इधर करेंगे तो x² माइनस 10x, और सबको इधर लेते आइए, इस लेफ्ट वाले को राइट लेते आइए, तो ये बन जाएगा x² माइनस 34x माइनस नहीं प्लस 120। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस 34x माइनस 34x प्लस 120 इक्वल टू 0। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और उससे पता चल जाएगा ए और बी का काम, ए और बी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो बेटा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखिए एक और कर लेते हैं। देखिए 2 टैप्स वाले क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क में आते हैं। जैसे 2 लोग काम कर रहे थे ए एंड बी, वैसे टैप वाला होता है कि 2 टैप हैं वो मिलके एक टैंक को फिल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ले लिया हमने एग्जांपल, 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। 2 टैप्स हैं, सपोज के लिए एक टैप ये है, दिस इज द 1 टैप एंड दिस इज द 2nd टैप। हमने मान लिया ये एक टैप ए हो गया, ये टैप बी हो गया।
तो दो टैप्स हैं, टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आर। दोनों मिल के टैंक को, बड़ा सा टैंक हमारा, उसको 9 होल 3/8 आवर्स, इतने घंटे में फिल कर देते हैं। इसको आप सिंपली कन्वर्ट कर लीजिएगा मिक्स फ्रैक्शन में, सॉरी सिंपल फ्रैक्शन में। 9 8 जा 72, 72 + 3 75/8। ठीक है, तो दो टैप्स हैं, वो मिल के आपका जो है एक टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में फिल कर देते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर। अब इसमें देखिए दो डायमीटर मैंने बनाया हुआ है टैप का। ये आपका लार्जर डायमीटर है, लार्जर, और ये आपका स्मॉलर डायमीटर है ना बेटा, दिख भी रहा आपको। तो द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस, मतलब अगर लार्जर डायमीटर की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, ज़्यादा भी होगी क्योंकि वो साइज उसका ज़्यादा है, उससे पानी ज़्यादा आएगा ना, तो वाटर आपका क्या होगा, लार्जर वाले से ज़्यादा आएगा, स्मॉलर वाले से कम पानी आएगा। तो ये कह रहा है कि इसकी जो इंडिविजुअल वो है, वो स्मॉलर वन से 10 आवर लेस है। तो जो इस लार्जर डायमीटर का पाइप अगर वो अकेले काम करता है तो वो 10 घंटे कम समय, मतलब स्मॉलर वाले से तेज है वो 10 आवर कम टाइम लेता है। तो हमको इंडिविजुअली बताना है कि दोनों पाइप अलग अलग कितना टाइम लेते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन समझ गया, क्वेश्चन समझ गया ना। मैं क्वेश्चन पूरी तरह रीड कर देता हूँ। 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. तो हमको दोनों का अलग अलग टाइम निकालना है। तो पहले आप इसमें सपोज कर लीजिए, हम क्या करें इसमें कि सपोज करें कि लार्जर डायमीटर टैप कितना टाइम लेता है। ठीक है, तो आइए हम सपोज करते हैं। टोटल टाइम हमको पता है, टोटल टाइम देखिए मैंने लिख भी दिया है 9 होल 3/8। तो हम सपोज कर लेते हैं लार्जर वन या स्मॉलर वन, किसी एक का एक सपोज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम किसको सपोज करें। सपोज कर दिया कि लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप इज x आर। ठीक है, मान लिया हमने कि लार्जर डायमीटर वाला x घंटे लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है ना कि अगर लार्जर वाला 10 आवर्स कम लेता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्मॉलर वाला हो जाएगा, स्मॉलर ज़्यादा टाइम लेगा, ये याद कर लीजिए। तो स्मॉलर टैप कितना टाइम लेगा, लार्जर अगर x लेता है तो स्मॉलर x + 10 लेगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं बेटा। अगर लार्जर, क्योंकि लार्जर हमेशा लेस टाइम लेगा, तो स्मॉलर वन को आप उससे ज़्यादा ही दिखाएंगे, कम नहीं दिखाएंगे। ठीक, आप स्मॉलर वन को उससे ज़्यादा ही दिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए मैंने सपोज कर लिया कि स्मॉलर टैप कितना ले रहा है, x + 10 ले रहा है, और लार्जर कितना ले रहा है, लार्जर टैप ले रहा है आपका x। ठीक है, इसलिए क्योंकि स्मॉलर हमेशा ज़्यादा टाइम लेगा, तो हमने लार्जर को x ले लिया, तो स्मॉलर x + 10, दोनों आर में, दोनों ये क्या है, यूनिट इनकी घंटे है, आर्स। ठीक, ये हो गया। अब हमको करना क्या होता है टाइम एंड वर्क में, हमको 1 आवर का वर्क निकालना होता है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि टैप वन का, टैप स्मॉलर जो टैप है हमारा, उसका 1 आवर वर्क क्या होगा। तो 1 आवर वर्क ऑफ स्मॉलर डाया टैप। देखिए बेटा, इधर दिख रहा है कि नहीं आपको, एकदम कॉर्नर पे देख चेक कर लीजिए, तो बहुत ही कॉर्नर हो गया है। तो मैं क्वेश्चन करते करते एकदम बोर्ड के कॉर्नर में पहुंच जाता हूँ, बहुत बुरी आदत है मेरी। तो 1 आवर वर्क ऑफ स्मॉलर डाया टैप इज, तो स्मॉलर वाले का टोटल टाइम क्या था बेटा, x + 10 था ना, ये था। तो इसका 1 आवर का वर्क हो जाएगा 1/x + 10। ठीक है, फिर आप 1 आवर वर्क निकालिए लार्जर डायमीटर का, तो 1 इसी के नीचे ऐसे ऐसे कर दिए, वर्क ऑफ लार्जर डाया टैप, तो वो हो जाएगा आपका 1/x। ठीक है, तो ये स्मॉलर वन का हो गया, ये लार्जर वन का ये हो गया। अब दोनों का 1 आवर का वर्क क्या होगा, तो 1 आवर वर्क ऑफ बोथ टैप, दोनों का 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/x + 1/10।
x प्लस 10। ठीक है बेटा, इतना निकाल दीजिए। अब फिर दूसरे साइड से आते हैं। हमने ये निकाल लिया कि दोनों टुगेदर उनका 1 आवर का वर्क कितना होगा, इतना आपने निकाल लिया। अब देखिए हम दूसरे साइड चलते हैं। एक काम कर लिया हमने, इसको कहीं सेव कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसको सेव कर लिया, ऊपर लिख लिया कि 1 आवर वर्क ऑफ बोथ द टाइप इज 1/x प्लस 1/x प्लस 10। अब आपको टोटल टाइम दिया था ना कि टोटल टाइम कितना लगता है हमको, 9 होल 3/8 आवर। तो इसको हमें फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लेते आए, तो इतना हो गया। तो ये हमको टाइम पहले से गिवन था, इसको लिख लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय बोथ टैप टू फिल द टैंक कितना हो जाएगा बेटा, वो है हमारा 75/8 आवर। ठीक, ये हमको दिया हुआ है। अब है क्या हमारा कि हमको टाइम दिया है, दोनों मिलके कितने में फिल करते हैं, 75/8 आवर में। अब हम 1 आवर का इसी से निकाल लेंगे दोनों का वर्क, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका 1 आवर वर्क ऑफ बोथ टैप्स टुगेदर वर्क, 1 आवर टुगेदर वर्क यहाँ लिख लेते हैं। 1 आवर का टुगेदर वर्क ऑफ बोथ द टैप्स इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा, ये जो 75/8 लिखा है इसका उल्टा कर देंगे, ये हो गया। ठीक, अब ये भी देखिए ऊपर जो लिखा है ये भी 1 आवर वर्क है दोनों टैप का, ये वाला, और जो हमने नीचे लिखा है 8/78 ये भी दोनों का 1 आवर वर्क है। तो दोनों सेम हो जाएगा ना बेटा, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे, आमने सामने रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों को सामने सामने रख लेते हैं। तो ये है 1/x प्लस 1/x प्लस 10, और ये है 8/75। अब इसी को सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। और ये हमारा मेजर पार्ट यही था, मेन काम ये इक्वेशन बनाना था, सॉल्व करना तो आपको आता ही है। ठीक है, तो बेटा अब इसको सॉल्व करके आप क्वाड्रेटिक बना लीजिएगा। तो हम ये वर्ड प्रॉब्लम टाइम एंड वर्क का ऐसे कर लेंगे। तो टाइम एंड वर्क में 2 ही क्वेश्चन आएंगे, या तो फिर वो मेन वाला होगा कि मैन ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन दिस डेज एंड दिस डेज, और दूसरा ये टैप वाला आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम करते हैं।